इस्तीफा आपको क्यों देना पड़ा? हमने नारनौल में महापंचायत बुला ली, तो यहाँ जो विधायक होते थे, यहाँ जो सांसद होते थे, यहाँ जो मंत्री होते थे, 6 मंत्री थे, उन सबके जो है दस्त लग गए। तो उस रैली को फेल करने के लिए इन लोगों ने उस रैली में अफरा तफरी मचवाकर पुलिस से गोली चलवा दी। आपने रेवाड़ी के लिए उस समय क्या क्या किया? 2-3 साल तक आप विधायक रहे। ये जो स्टेडियम था, इसका नाम इंदिरा गांधी होता था। मैंने खुद अपने हाथ से इसको तुलाराम किया, क्यों सरकार भी नहीं मान रही थी। फिर तुलाराम का जिन लोगों ने कहा कि हम उसकी गोद पर हैं, वो गोद पर नहीं है, गोद पर गोद आए हुए गद्दार हैं। उनका तुलाराम से या इस देश से, इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। तो तुलाराम की कोई मिट्टी की मूर्ति भी उन्होंने नहीं लगाई। देवीलाल जी का न्याय तो शुरू हमने रेवाड़ी में करवाया। आप कहने का मतलब रघु यादव ने देवीलाल को दक्षिण हरियाणा में स्थापित कराया। ऐसा क्या हुआ कि बाद में आपने बहुत चुनाव लड़े लेकिन लोगों ने आपको पसंद नहीं किया? लोकदल से विधानसभा चुनाव, जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी से भाजपा में भी आप रहे, फिर आम आदमी पार्टी में भी आप रहे। चुनाव नहीं लड़ा लेकिन पार्टी में रहे। तो इतने चुनाव रघु यादव को क्या लगता है कि वो क्यों हार गए लगातार? क्या रघु यादव ने इस्तीफा देकर कभी गलती की? राजीव गांधी ने मेरे से वादा खिलाफी करके बड़ी नालायकी की, गलती की। ग्रीन ब्रिगेड क्या है? इसमें तो फिर कभी पूरी बात ही हो जाए। क्या इस उम्र में आकर भी रघु यादव आगे चुनाव लड़ना चाहेंगे? उम्र क्या आ गई? और बिल्कुल चुनाव लड़ना नहीं चाहूंगा, चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आप चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बलराज कुंडू महेंद्रगढ़ आए तो आप उनके मंच पे थे। अभय चौटाला आपको बुलाते हैं तो आप इनेलो के मंच पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आज एक बहुत ही खास शख्सियत, बहुत ही खास मेहमान आज मेरे साथ हैं, जिन्होंने रेवाड़ी को जिला बनवाया था। रेवाड़ी जब जिला बना 1 नवंबर 1989 को, और जिन्होंने जिले का दर्जा दिलवाया, जिला बनवाया, वो पूर्व विधायक रघु यादव आज मेरे साथ है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जतिन। रघु यादव जी, मैं 3 मसलों पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। आपका सामाजिक जीवन, आपका राजनीतिक जीवन और मौजूदा जीवन। मेरा छोटा सा सवाल है, कब आपका मन बना राजनीति में आने का, और राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति में तो हम नहीं आए, हम तो आंदोलन में आए। जब जयप्रकाश नारायण की मुहिम चली, उससे पहले ही हम लोग आंदोलन में थे, नवनिर्माण आंदोलन में। उसके बाद जेपी मूवमेंट आया, उस जेपी मूवमेंट को तो हम लोगों ने संभाला पूरा, और बस उसी के साथ सार्वजनिक जीवन में हम लोग आ गए। फिर 77 में जब चुनाव हुआ तो जो लोग मेरे बाद आए थे या मेरे साथ थे, वो सभी विधायक और सांसद बन गए। ये बात है सन 1977 की। लेकिन चूंकि मेरी उम्र उस समय 23 साल ही थी और चुनाव लड़ने के लिए 25 साल होना चाहिए था, तो टिकट देने वालों के साथ बैठते हुए भी मैं खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। इसलिए लालू प्रसाद यादव, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, आरिफ मोहम्मद खान, मोहन प्रकाश, रमाशंकर सिंह, राजकुमार जैन, ये सब लोग तो विधायक, और नीतीश, ये सब तो एमपी बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री वगैरह सब बन गए। लेकिन मैं चूंकि उस चुनाव को लड़ ही नहीं सकता था, तो मैं तो विधानसभा या संसद में जाने की बजाय क्षेत्र में ही आ गया। पढ़ाई होने के बाद मैं अपने इलाके में आ गया, क्योंकि मेरी जन्मभूमि। छोटी सी उम्र में इतने बड़े नेताओं से आपके संपर्क कैसे हुए? अब लगते हैं बड़े, मेरे साथ के ही हैं। आपको बड़ा लगता है लेलू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जी, रह भी बड़े आज के दिन, रामविलास पासवान, ये नाम आपको बड़े लगते हैं, रमाशंकर जी सिंह, आरिफ मोहम्मद खान, ये हम सब साथ के तो हैं। सुषमा तो बल्कि मेरे से बात की होगी, लेकिन उम्र में वो लोग सही उम्र में थे। वो 52 में या उससे पहले पैदा हुए होंगे। मैं 23 फरवरी 1954 में पैदा हुआ, तो 77 का जो चुनाव था उसमें उम्र की वजह से मैं भाग नहीं ले सका। और उसके बाद जो जनता पार्टी बनी, मोरारजी भाई की हुकूमत बनी, मोरारजी भाई से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, मेरे पास आए भी थे वो रेवाड़ी में, उन्होंने जीवली बाजार में मेरे लिए जनसभा भी की थी। तो मोरारजी भाई से मेरे सीधे संबंध थे। और जब भी मैं बॉम्बे जाता था, उसके बाद भी, प्रधानमंत्री नहीं थे उसके बाद भी, वो जिस अपार्टमेंट, वो बिल्डिंग में रहते थे मेरीन ड्राइव पर, उसमें मैं हमेशा उनसे मिल के आता था। वहाँ लिफ्ट भी नहीं थी,
चौथी मंजिल पे वो रहते थे। तो सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। नानी पालकी वाला तो खैर राजनीति में नहीं थे, पर वैसे मशहूर वकील थे। और ये मधु धनवते जी तो खैर मेरे दोस्त थे ही। मधु जी और वो उनकी वाइफ अमिला जी, वो भी आए थे 2-3 बार रेवाड़ी में। तो अब बड़े लगते हैं, वो सही बात है, रह भी बड़े। और बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, बहुत ही शानदार लोग थे, सभी आंदोलनों से निकले थे। अच्छा, मैं क्योंकि आज नीतीश कुमार भी सीएम है, जो आप नेता, कोई मंत्री हैं, कोई पूर्व सीएम है, उन सबके साथ आपने काम किया है, आपकी उम्र के हैं। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में मैं फर्क समझना चाहूंगा। नहीं, राजनीति तो वही है, राजनीति तो वही रहती है और वही है, कोई खास फर्क नहीं है उसमें। फर्क क्या, पहले आंदोलन हुआ करते थे, सच में होते थे। और ये फोटो खिंचवाने का नहीं होता था कि भाई 4 आदमी खड़े हुए पेड़ को, एक पौधे को 10 आदमी पकड़ के फोटो खिंचवा लेते हैं, कोई 4 पूरी बांट करके फोटो खिंचवा लेता है और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डाल देते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। ऐसा नहीं था। अखबारों में खबरें छपती थी, वो भी, और अखबार भी हर मोहल्ले के और हर शहर के नहीं होते थे। हिंदुस्तान था तो वो पूरे देश में एक ही तरह का छपता था, नव भारत भी। अब तो क्या है कि वो ये रेवाड़ी एडिशन है, ये महेंद्रगढ़ एडिशन है, ये बावल एडिशन है, तो वो लोकल हो गया सारा मामला। अब तो गले गले के। हाँ, तो पहले तो किसी भी हिंदुस्तान या नव भारत में कोई खबर का छप जाना बड़ी बात होती थी। मैं रघु यादव जी आपके राजनीतिक जीवन पे आता हूँ, क्योंकि आपने कई चुनाव लड़े हैं और 87 का जो चुनाव रहा, जो आपने जीता, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने रेवाड़ी के लिए उस समय क्या क्या किया, 2-3 साल तक आप विधायक रहे, तो आप एक बार अपने काम आप गिना पाएंगे? नहीं, मेरे काम क्या है, मैंने चुनाव तो खूब लड़े हैं जब से मैं, उम्र मेरी हो गई उसके बाद। 81 में शायद पहला चुनाव लड़ा था मैंने लोकसभा का, और आगे भी मैं लड़ता रहूंगा। चुनाव इसलिए लड़ना है कि जो चुनाव होता है ये लोकतंत्र में एक त्योहार है, और चुनाव के माध्यम से हम सर्वसाधारण से संवाद कर सकते हैं, गांव-गांव में जाके लोगों से मिल सकते हैं। मेरा मूल मकसद तो यही होता है कि सर्वसाधारण से, आम आदमी से मेरा संवाद हो, मेरी उनसे बात हो, रूबरू मुलाकात हो, इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। जीतना तो हमारा मकसद होता ही है, लेकिन मूल मकसद मेरा यह है कि मैं चुनाव लड़के पूरे क्षेत्र के लोगों से मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं, उनसे अपनी बात कर सकूं और उनके दर्द को और उनकी बात को भी समझ सकूं। अब मैं 87 में चुनाव लड़ा तो चुनाव मैं जीता, और इसलिए जीता कि मेरे पास वो टिकट था जिसकी लहर चल रही थी। लोकदल था, लेकिन मैं जनता पार्टी में था उस समय। मैं ही वो व्यक्ति था, मैं था और अग्निवेश थे और बलवंत राय तायल थे और सुषमा थी और कॉमरेड शंकर लाल थे सिरसा वाले। हम लोग जनता पार्टी में थे, सारी टूट के बावजूद भी। बीजेपी अलग हो गई थी, लोकदल अलग हो गया था। जो लोग बचे थे, बलवंत राय तायल, बलदेव तायल, सुषमा स्वराज, अग्निवेश, हम लोग सब बचे थे। उसमें मैं भी था, जनरल सेक्रेटरी था हरियाणा यूनिट का। तो उस टूट के बाद मैं रहा, तो फिर समझौता हुआ सन 1987 में, और देवीलाल जी लोकदल के थे, मैं जनता पार्टी का था, बलवंत राय तायल भी जनता पार्टी के थे, और मंगल सेन जी थे बीजेपी के, और देवीलाल जी प्रधान थे। बाकी हम सब एक ही स्टेटस के लोग थे। जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में मैं उसी लेवल पर था। हम सब वही थे जिन्होंने न्याय युद्ध चलाया। अब न्याय युद्ध का मतलब तो केवल देवीलाल हो गया, लेकिन न्याय युद्ध का मतलब देवीलाल नहीं है। देवीलाल जी का न्याय युद्ध शुरू हमने रेवाड़ी में करवाया। उसमें सबसे ज्यादा लाठियां रघु यादव ने खाई, उसमें सबसे ज्यादा हलचलें इस अहिरवाल में हुई। देवीलाल को उससे पहले जाट नेता मानते थे और अहिरवाल में आने नहीं देते थे लोग, और 50 से ऊपर भीड़ नहीं होती थी। मक्खनलाल की धर्मशाला में देवीलाल का 144 धारा तोड़कर हमने जो जनसभा की, वो पूरा मक्खनलाल की धर्मशाला भर दिया था। उसके बाद से देवीलाल का यहाँ प्रवेश हुआ। तो आपके कहने का मतलब रघु यादव ने देवीलाल को दक्षिण हरियाणा में स्थापित कराया? देवीलाल, रघु यादव ने कुछ किया नहीं और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? जो हमारी मुहिम थी यहाँ पर जन जागरण की, उसने देवीलाल को इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले केवल चुनाव की राजनीति होती थी। इस इलाके में चुनाव की राजनीति को रोजमर्रा के संघर्ष की राजनीति बनाना, मुद्दों की राजनीति बनाना, ये हमारा काम है। और जो हमने मुहिम चलाई थी अहिरवाल में, उससे जब देवीलाल जुड़े, तब देवीलाल को अहिरवाल में लोगों का जुड़ा हुआ। तो 87 में जब चुनाव हुआ तो उसमें मैं जनता पार्टी का था,
लेकिन न्याय युद्ध में हम आगे आगे थे। अब जनता पार्टी का और ये देवीलाल जी के लोकदल का समझौता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जनता पार्टी में वो लोग थे जो न्याय युद्ध में साथ नहीं थे। सुषमा थी या अग्निवेश थे या आदित्य वेश थे। तो हुआ ये कि फिर बीजू पटनायक के कहने से, चंद्रशेखर जी के कहने से मुझे टिकट दिया गया यहाँ का, रेवाड़ी का, और नाथूराम मिर्धा ने देवीलाल को सहमत कराया। जो मिर्धा जी थे अपने नागौर वाले, वो भी, उनसे भी बड़े अच्छे संबंध थे, बहुगुणा जी से भी थे। तब मैं जनता पार्टी का होते हुए यहाँ जनता पार्टी के टिकट से था, पर मुझे फिर देवीलाल का निशान लेना पड़ा, क्यों मुझे मिर्धा जी ने कहा था कि अब आप निशान भी यही ले लीजिए, निशान अलग रखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। कहने से टिकट आपको लोकदल का मिला? मेरे को 2 पार्टी का टिकट मिला था, लोकदल का भी और जनता पार्टी का भी। जनता पार्टी का हमारा निशान हल्दर था और देवीलाल जी वाली पार्टी का था 2 बैलों को जोतता हुआ किसान। तो मेरे हाथ में था कि मैं किस पार्टी का स्वीकार करूं। तो मुझे नाथूराम जी मिर्धा ने ये समझाया कि रघु जी, अब आप जब चुनाव लड़ी रहे हो तो निशान भी ये लोकदल वाला ले लो। इस तरह से मैं लोकदल का एमएलए हो गया। और जब मैं एमएलए हो गया तो मेरा काम वहां जाकर के कोई पैसा बनाना, पेट्रोल पंप लेना, गैस की एजेंसी लेना, ये तो था ही नहीं। मुझे तो 77 में गैस की एजेंसी मिल रही थी। पीलू मोदी मेरे दोस्त थे, हम भी मोदी के भाई, राज्यसभा में रहे, गोधरा से वो एमपी बना करते थे। तो 77 में उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, अब आप गैस की एजेंसी रेवाड़ी में ले लो। मैंने कहा मेरे को कोई धंधा करना है क्या, मेरे को नहीं करना है कुछ भी। खूब समझाया उन्होंने, पर मैं नहीं माना। ये तो 77 की बात है, शुरुआती जीवन। हाँ, तो ये सब मेरे को नहीं करना था। तो जब मैं विधायक बन गया तो मैंने वही किया जो मेरे को करना चाहिए था। रेवाड़ी जिला नहीं था और हम 10 साल से मुहिम चलाए हुए थे कि रेवाड़ी को जिला बनाया जाए। बाकायदा दीवारें भी लिखवाते थे, आंदोलन भी करते थे, धरना प्रदर्शन भी करते थे। तो जैसे ही विधायक बना, हमने जिले की बात शुरू कर दी। अंततः देवीलाल जी को मैंने 23 सितंबर 1988 को मना लिया रेवाड़ी में कि, और मेरी 3 मांगे थी। एक तो रीजनल सेंटर, यहाँ वो रैली शायद जो आज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, इसको रीजनल सेंटर के रूप में हम लाए थे रेवाड़ी में। और केएलपी कॉलेज के पास हमने सतीश कॉलेज के अंदर कमरे किराए में लेकर के इसको शुरू किया था। और ये रीजनल सेंटर जो था वो तो 93 में यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए था, जो जाके बना 1913 में और 2013 में। इसलिए क्योंकि बाद में नालायक लोग थे जो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, वरना तो हमने 88 में शुरू करवा दिया था 4 विषयों के साथ। फिर एक पानी की बहुत दिक्कत थी। पहले मसानी से पानी आया करता था रेवाड़ी शहर के लिए, उससे पहले तो लोग तालाबों से भर के लाते थे। फिर भी हमेशा हर गर्मियों में झगड़े होते थे और नलों पे महिलाएं तंग होती थी। तो हमने नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजना, नौकरी और नहरी पानी पे आपने कोई रैली भी की थी? हाँ, हमने ये जो कालाका में जो आज नहरी पानी की जो स्कीम बनी हुई है, ये हमारी की हुई है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ पढ़ाई से, और सिविल इंजीनियरिंग का अगर मैंने कोई पहला काम किया तो यही किया कि नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजना से ही रेवाड़ी की प्यास बुझेगी। तो हमने उसके लिए युद्ध किया, लड़ाई लड़ी एज एमएलए के रूप में, और उसको स्वीकार करवा लिया। अच्छा, मैं और कालाका गांव की जमीन दिलवाई। आज रेवाड़ी के सारे लोग पानी की तरफ से निश्चिंत हैं, उन्हें घर में सप्लाई होती है। फिर रेवाड़ी ही नहीं, हमने गोकलगढ़ में, हमने बोड़िया कमालपुर में भी नहरी पानी योजनाएं मंगाई, ताकि आसपास के गांवों को, जैसे गिंदोकर है, राजपुरा खालसा है, किशनगढ़ है, बालावास है, ये जो गांव, इनमें भी खारा पानी है। तो दिक्कत तो वहां पर भी थी, तो वहां पर भी करवाया। अंततः ये हुआ, आज के दिन ये है कि पूरे अहीरवाल में अगर लोग पानी पी पा रहे हैं और घर में पानी की तंगी नहीं है, तो केवल इसी वजह से कि नहरी पानी पर आधारित जल वितरण योजना से घरेलू सप्लाई हो रही है। तो ये किया हमने विधायक के रूप में, करवा सके हम। एक रीजनल सेंटर लाया जो आज इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बना हुआ है, और एक ये जो स्टेडियम था, इसका नाम इंदिरा गांधी होता था, राव तुलाराम। तो लोगों ने कर दिया था इंदिरा गांधी। मैंने खुद अपने हाथ से इसको तुलाराम किया, क्योंकि सरकार भी नहीं मान रही थी। वो कहती थी अब नाम हो गया तो अब कैसे बदले। तो मैंने रात को जाकर अपने साथियों के साथ उसको इंदिरा को मिटा करके तुलाराम स्टेडियम लिख दिया। फिर तो हवा फैल गई। अब मैंने देवीलाल जी से कहा कि अब मिटा दो तुलाराम। बोले अब कैसे मिटेगा, ऐसे हो गया था। फिर तुलाराम का जिन लोगों ने कहा कि हम उसकी गोद पर हैं, वो गोद पर नहीं है, वो गोद पर गोद आए हुए गद्दार हैं। उनका तुलाराम से या इस देश से, इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। तो तुलाराम की कोई मिट्टी की मूर्ति भी उन्होंने नहीं लगाई।
केवल वोट पाने के लिए अहीर कॉलेज, अहीर स्कूल और गौशाला पे कब्जा करने के लिए उन्होंने तुलाराम के नाम को इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया उसका। तो जब हम विधायक बने तो हमने विधानसभा में खड़े होकर के जो छुट्टी बंसीलाल के दौरान कैंसिल हो गई थी उसको फिर से बहाल करवाया। 86-87 में यहाँ तुलाराम की कोई छुट्टी उट्टी नहीं थी हरियाणा में, वो हमने शुरू करवाई 88 में, और उसी में देवीलाल जी को बुलाया था मैंने तुलाराम पार्क में, और तब ये घोषणा करवाई थी कि भाई रीजनल सेंटर रेवाड़ी में खुलेगा, नहरी पानी योजना भी आपकी बनेगी। और एक संतोष यादव होती थी हमारी लड़की जो पार्टी के अंदर काम करती थी तो बाद में उसको भी मैंने HPSC का मेंबर बनवाया था, संतोष को। तो ये विधायक के रूप में हम लोगों ने किया, पर मेरा मुख्य मुद्दा था कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए। लेकिन ये काम विधानसभा का नहीं है, ये दायरा है लोकसभा का। लेकिन मेरे आग्रह पर मेरा निजी प्रस्ताव विधानसभा में पेश हुआ और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। उस समय डॉक्टर मंगल सेन ने जो कुछ कहा विधानसभा में वो बहुत जबरदस्त था। उन्होंने मेरे बारे में जो भी कहा बहुत अच्छा था। मंगल सेन जी से मेरे संबंध भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, आपने काम अपने गिनवाए, मेरा सवाल वहीं से है। 1987 में जब आप विधायक बने, आपने जिला बनवा दिया रेवाड़ी को, जो आज IGU मीरपुर है रीजनल सेंटर, वो आपने उस समय स्थापित करवा दिया। नहरी पानी की आवाज आपने उठाई, इस्तीफा आवाज नहीं उठाई। इस्तीफा आपको क्यों देना पड़ा? इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि जब रोजगार का लोगों ने अपने क्षेत्र और अपने जाति के लोगों को अंधाधुंध भर्ती करना शुरू कर दिया, और उसमें जो हमारा ये महेंद्रगढ़ जिला था, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, ये जो इलाका था, इसको बिल्कुल ही अवहेलना कर दी। कन्फेड की भर्ती का मैंने विधानसभा के अंदर पटल पर रखा था कि 800 के करीब भर्ती हुई है। इसमें से बेरी, भट्टू बेरी और दड़बा या 3 हल्के थे जिनके सारे लोग लगे हुए हैं, और मेरे जिले के 2 लड़के भी नहीं है, मेवात का भी कोई नहीं है। तो ये गलत है। जाति और क्षेत्र के नाम पर पक्षपातपूर्ण अंधाधुंध भर्ती गलत है। ये बेरोजगारों के साथ बेइंसाफी है। जब ये मैंने विधानसभा में सरकार को नंगा कर दिया, इस बात का विरोध किया, तो मुझे उन्होंने विधानसभा में पार्टी से निकाल दिया, और पार्टी से निकाल के मुझे अलग बैठा दिया। अलग बैठाने के बाद मैं अकेला हो गया। अहिरवाल के 10 MLA थे, कोई नहीं बोला मेरे साथ। मैंने उनसे कहा भी कि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने इलाके के बेरोजगारों के लिए बोल रहा हूं, तुम भी मेरा साथ दीजिए। तो सबने इनकार कर दिया साफ साफ। अब वो बात कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि उन्होंने क्यों इनकार किया, किस लिए। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया, मैं अकेला हो गया। लेकिन अकेला भी मैं काफी था। उस समय राजीव गांधी ने गुलाम नबी आजाद और अर्जुन सिंह को के मार्फत मुझसे संपर्क किया। तो जब उनका मेरे से संपर्क हुआ, उससे पहले ही मैंने विधानसभा से यह कह के इस्तीफा दे दिया था कि अभी मैं अकेला हूं, इसलिए आप मेरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। मैं अब जा रहा हूं अपने इलाके में, अपने साथ 1 नहीं 10 लेकर आऊंगा, और जो मेरे क्षेत्र का विकास का हिस्सा है, रोजगार का, पानी का, वो आपसे भीख में मांग कर नहीं, छीन के ले जाऊंगा। ये कहकर मैंने इस्तीफा दिया था। फिर राजीव गांधी से मेरी अर्जुन सिंह के माध्यम से मुलाकात हुई। राजीव ने सामने से बुलाया था। फिर उस समय सुरजेवाला जी मेरी अच्छी दोस्ती थी, शमशेर सिंह सुरजेवाला। तो राजीव गांधी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो राजीव, तो जब मैंने सारी बातें उनसे की, तो राजीव बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने सामने से मुझे कह दिया कि आप जैसे व्यक्ति की तो हमें जरूरत है, आप हमारे साथ आइए, और आप महेंद्रगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़िए, और आप आइए लोकसभा में। तो यही मुझे चाहिए था, तो मैंने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद 89 में जब चुनाव आया, तो उपचुनाव तो मैंने इसलिए नहीं लड़ा कि मुझे लोकसभा लड़ना था, और राजीव गांधी ने वादा कर रखा था। वादा आपको क्या लोकसभा चुनाव का? लोकसभा की बात है, विधानसभा में तो मैं था ही, तो लोकसभा के लिए इस्तीफा दिया था मैंने। तो राजीव गांधी ने मुझे लोकसभा की टिकट नहीं दी, कर्नल राम सिंह को दे दी। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो फिर अलग कहानी है। लेकिन राजीव गांधी अपने वादे से मुकर गए, और मुझे वो लोकसभा की टिकट नहीं मिली। विधानसभा का मैंने फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि मुझे ये
यकीन पूरा था कि भाई प्रधानमंत्री ने वादा किया हुआ है, ये वादा तो टूटेगा नहीं। तो मैंने विधानसभा का फॉर्म नहीं भरा था और लोकसभा की उन्होंने टिकट नहीं दी। फिर भी राजीव गांधी ने धोखा कर दिया आपको। हाँ, धोखा कर दिया सरेआम, लेकिन फिर भी मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैं कहा चलो कर दिया धोखा, आगे देखेंगे। जाखड़ से चुनाव तो आपने वो लड़ा था 91 वाला? नहीं लड़ा, 89 की बात, ओके 89 की बात है। तो बलराम जाखड़ चुनाव लड़े थे सीकर से और देवीलाल उनके खिलाफ खड़े थे। तो जाखड़ जी का मेरे को न्योता आया कि भाई आप हमारी मदद कीजिए। जाखड़ कांग्रेस में थे, स्पीकर भी रहे थे और बड़े अच्छे आदमी थे। तो मैं फिर सीकर चला गया 89 में। पूरा चुनाव में मैंने जाखड़ जी की वहां मदद करी सीकर के अंदर। बीच में हरद्वार लाल ने मुझे बुलाया तो मैं कोसली या माता नहल में हरद्वार लाल के लिए भी आया था। तो ये 89 का चुनाव हुआ। 91 में लोगों ने कहा कि पता नहीं आपकी राजीव जी की क्या बात हुई थी, लोग तो मेरे साथ थे, आपको टिकट मिलना चाहिए। अब 91 में फिर चुनाव आ गया है, आप हमें भी ले चलो। तो ऑटो रिक्शा में, ट्रैक्टरों में, बसों में, रेल से इतने लोग वहां गए कांग्रेस के ऑफिस में अकबर रोड पर कि वो ऑफिस पूरा भर गया। राजीव उस दिन बीमार थे, बीमार होते हुए भी वो अपने घर से और आए, और मैं, बलराम जाखड़ और राजीव गांधी, हम तीनों बेंच का मंच बना करके खड़े हो गए। और उस पर भी राजीव गांधी ने सबके सामने कहा कि अब जो युद्ध होने वाला है उसको जाखड़ जी और रघु यादव जैसे लोग संभालेंगे, लड़ेंगे। तो लोगों को लगा कि भाई टिकट तो पक्की हो गई। हमने आगे अपनी फिर तैयारी शुरू कर दी। बाद में जब लिस्ट आई तो मालूम पड़ा कि वो टिकट मेरे को फिर नहीं मिली, फिर राम सिंह को दे दी। तब मैंने वो पार्टी को छोड़ करके और 91 में अपना चुनाव लड़ा। 91 के बाद वो चुनाव मैंने लड़ा। सर्व जातीय जनता परिषद शायद वो पार्टी नहीं थी, वो हमारा सामाजिक मंच था, सर्व जाति जनता पंचायत। क्योंकि मैं सन 88 में जब विधायक था तब से हर साल 2 बार खुला निमंत्रण देकर सबसे मिलता हूं। एक तो संक्रांत, एक जाटी। संक्रांत इसलिए कि उसके लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता। गांव में संक्रांत पे जब चूरमा फूटता है तो सबको मालूम पड़ जाता है कि आज संक्रांत है। और एक जाटी इसलिए कि जाटी भी सबको पता होती है, मेले वेले। तो संक्रांत और जाटी पे मैं सार्वजनिक पंचायत करता हूं। इस बार भी हम कर रहे हैं। ये अब 2025 आ गया है और 14 जनवरी मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना निमंत्रण। हाँ बिल्कुल, निमंत्रण है, सभी साथियों को निमंत्रण है कि 14 जनवरी को 2026 को हम सन सिटी में, यही जहां हम बैठे हैं रेवाड़ी में, अपनी सर्वजातीय पंचायत करने वाले हैं, जो कि दोपहर 12 बजे शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। और उसके अंदर चूरमा खाओ और रेवाड़ी आओ, यही स्लोगन चल रहा है 1988 से। तो चूरमा खाओ और रेवाड़ी आओ। हाँ। पूर्व विधायक रघु यादव आपको निमंत्रण दे रहे हैं 14 जनवरी का 2026 के लिए सन सिटी में। और यही नहीं है, मेरी पुस्तक देना जरा जी। पानी पर केवल हमने संघर्ष ही नहीं किया है, पूरा अध्ययन भी किया, पढ़ा भी। तो ये सिंधु संधि का सत्य, ये मेरी पुस्तक जो है 19 सितंबर 2025 को आई, जो कि इस संधि की 65वीं वर्षगांठ थी। और ये पुस्तक इतनी अच्छी रही, 356 पेज की है, और ये अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर भी मिलती है। अब मुझे ये संकेत मिले हैं कि ये पुस्तक अब सारी खत्म हो गई है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और मैं अपने साथियों को ये पुस्तक देना चाहता हूं। इसलिए मैंने इस पुस्तक को रीप्रिंट करवाया है, जो 14 जनवरी तक हो जाएगा। तो जो लोग भी पंचायत में आएंगे, मैं अपने उन सभी साथियों को ये पुस्तक भेंट भी करूंगा, और चूरमा भी खिलाऊंगा, क्या, और पुस्तक भी भेंट करूंगा। तो वो सार्वजनिक हमारी जो पंचायत है वो 14 जनवरी को होने वाली है रेवाड़ी में। ये अभी तो मैं आपको दे ही देता हूँ, आप इस पढ़िए। बहुत शुक्रिया। सिंधु संधि का सत्य, और इसीलिए क्योंकि नहरी पानी की लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है रघु यादव ने, पूर्व विधायक रेवाड़ी के, और जल युद्ध नायक इसीलिए नाम भी पड़ा है रघु यादव। मेरे एक और आपका किस्सा याद आ गया, शायद विधानसभा में आप ऐसे पहले सदस्य थे जो अपने नाम के पीछे यादव लगाते थे। हाँ, पंजाब के समय से ही हमारा इलाका पंजाब में था, फिर पुनर्गठन के बाद हरियाणा में आ गया। तो इससे पहले सभी लोग लिखते थे चौधरी, राव, कप्तान, कर्नल, लेकिन कोई यादव नहीं लिखता था। विधानसभा में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो रिकॉर्ड पर रघु यादव के रूप में दर्ज है। यादव और राव में फर्क क्या समझते हैं? राव तो ऐसा है कि किसी को
थपथपी देने के लिए चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेगा राम, अहिर को कह दो फिर उससे कपड़ा जो है 10 रुपए मीटर वाला 12 रुपए में दे दो, राव साहब उससे हिसाब नहीं पूछेगा, बोले ठीक है भाई, वो शान में आ जाता है। बाकी हम लोग यादव हैं, अहीर हैं, हम अहीर हैं, हम यादव हैं। राव एक वैसा है जैसे राय बहादुर राव बलबीर सिंह को कह दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, तो वो टाइटल दिया करते थे ताकि उनके जो वफादार ताबेदार हैं वो खुश रहें, उनको मुरब्बे भी देते थे, जमीनें भी देते थे, उस तरह की बात है। बाकी जो कम्युनिटी हमारी है वो यादव है और अहीर है। अच्छा, और अभी पंचायत, अभी बात हुई मेरी 14 जनवरी के बारे में आपसे, लेकिन 1993 में हमारी जो जाटी वाली पंचायत थी, मैंने कहा ना 2 पंचायत हम करते थे, एक हम करते थे जन्माष्टमी को और एक करते थे संक्रांत को। शुरुआत जन्माष्टमी के दिन की थी, सॉरी संक्रांत के दिन की थी, जब तुलाराम पार्क में मैं भी था और मेरे साथ शिवलाल जी होते थे पटौदी के एमएलए, और राव रामनारायण होते थे सालावास के एमएलए, वो भी आए हुए थे। तो हमने वहाँ जमीन पार्क में बैठ करके वो पंचायत की थी 14 जनवरी 1988 को, और अब 14 जनवरी 2026 को हम करेंगे सन सिटी में, तो सभी लोग उसमें शामिल होंगे। तो जो 93 में पंचायत हुई थी, वो पंचायत हुई थी पानी के बारे में। मेरा कहना क्या है, हमारा जो जलयुद्ध है उसको भी अभी तक सब लोग ढंग से नहीं समझ पाए हैं। जलयुद्ध यह है कि जो पंजाब से हरियाणा का विवाद है, जो एसवाईएल का विवाद है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उसको अभी साइड में रखिए। हम ये कह रहे हैं कि एसवाईएल के बिना बने भी जो पानी हरियाणा में आ चुका है नहर का, रावी ब्यास सतलुज या यमुना का, उस पानी का समुचित बंटवारा कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 जिलों में तो खूब पानी दे दे कि वहां सेम भी हो जाए, बाकियों में ना आए, और 6 जिलों में आप पानी पहुंचाए ही नहीं। क्योंकि यहां जो नहरें खुदी थी बंसीलाल के समय, उनमें ना तो कभी पानी आने का तो सवाल ही नहीं था, वो टूट फूट गई थी, और उनमें गादड़े भी आते थे और आंकड़े जानते थे। ये आप जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, आप जाइए और पूछ लीजिए कि 86 तक, मैं एमएलए बना हूं 87 में, 86 तक कितनी नहरें खुदी हुई थी। महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में एक ही जिला था तो नहरें खुदी हुई थी, लेकिन ना तो नाले खाले बने थे, ना नहरों में बूंद कभी पानी देखा गया था। और गुड़गांव जिले में तो नहर खुदी ही नहीं थी, मैं 1986 तक की बोल रहा हूं। जब हमने पानी की बात उठाई और ये कहा कि भाई हमारे यहाँ जो नहरें खुदी हुई है, इनमें आप मरम्मत करके स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स के नाम पर पैसा भी खाते हो, और नहरों की छटाई के नाम पर भी पैसा सरकार का लूटते हो, लेकिन पानी तो है नहीं, इनमें पानी दिया जाए। ये बात हमने शुरू की थी, और नहरी पानी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर हुआ क्या कि नांगल चौधरी में और नांडोल में उस तरफ क्या हुआ कि जमीन का जो पानी था तो मीठा, पर वो भूमिगत जल बहुत नीचे चला गया। 1800 फुट तक लोगों ने बोरिंग किया और उन्हें पानी नहीं मिला, तो वहां पर पलायन की स्थिति हो गई। इधर जो रेवाड़ी का इलाका है, इसमें पानी भूमिगत जो था वो खारा था, जिसको आप घरेलू उपयोग की तो बात छोड़िए, खेती में भी उपयोग नहीं कर सकते थे। तो अगर पानी ना हो तो फिर यहां कैसे लोग जिए? इसलिए हमने नहरी पानी का जो हरियाणा में उपलब्ध है उसका समुचित बंटवारा करो, और सेम और सूखा दोनों मिटाओ, हमें हमारे हिस्से का पानी दो। ये हमारा आंदोलन था। तो इसके लिए हम लगातार लड़ रहे थे। हमने चंडीगढ़ में जाके धरना दिया, नारनौल और रेवाड़ी में भी धरना दिए, और सरकार को ज्ञापन भेजे। और 10 अगस्त 1993 को जांटी के दिन हमने नारनौल में महापंचायत बुला ली, और उस महापंचायत में शामिल होने के लिए मैं पूरे अहीरवाल के सभी गांवों में गया, सभी गांव में गया और सबको न्योता देकर आया कि आप आइए 10 अगस्त को, और भाई पानी के बिना गुजारा नहीं होगा, पानी चाहिए। लोग सब सहमत थे इस बात से, और मैंने उनको सारा हिसाब भी समझाया। तो 10 अगस्त 93 को बहुत ज्यादा लोग नारनौल पहुंचे। सबको पता है, ये कोई घर की बात नहीं है। तो यहाँ जो विधायक होते थे, यहाँ जो सांसद होते थे, यहाँ जो मंत्री होते थे, 6 मंत्री थे, उन सबके जो है दस्त लग गए कि अगर पानी का मुद्दा उठ गया तो रघु यादव के पीछे सारा इलाका हो जाएगा, तुम्हारी तो जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो उस रैली को फेल करने के लिए इन लोगों ने उस रैली में अफरा तफरी मचवाकर पुलिस से गोली चलवा दी।
2 लोग शहीद हुए। खुद मैं भी 1.5 महीने तक रोहतक के पीजीआई में रहा, तब जाकर के मैं वापस आया 2 अक्टूबर को। और उसे जल युद्ध रैली कहा जाता है। उसी से जल युद्ध नायक के रूप में मुझे लोग जानने लगे, कहने लगे जल युद्ध नायक। लेकिन अब स्थिति यह है कि जिन्होंने उस जल युद्ध की रैली पर गोली चलाई वो भी अपने आप को जल युद्ध नायक बोलना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारा पानी चुराया, जो रावी ब्यास का पानी आया था हमारे इलाके में, जो यहाँ आना चाहिए था, जिसको बोल करके वो अपने इलाके में ले गए, जो पानी के चोर थे वो भी अपने आप को जल युद्ध नायक बोलना चाहते हैं। कमाल हो गया। तो ये जल युद्ध की कामयाबी है। और लोग कुछ भी कहें, मेरा ये मानना है कि जल युद्ध को लेकर के पूरा इलाका सहमत है कि भाई हमें हमारे हिस्से का नहरी पानी मिलना चाहिए। पहले तो जो मौजूद पानी है उसका बंटवारा हो जाए, उसके बाद एसवाईएल की बात हो, उसके बाद कोई और बात हो। और असली झगड़े की जड़ क्या है, ये अन्याय क्यों हो रहा है, इसके पीछे है सिंधु जल संधि। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, मैं तो भूगोल का विद्यार्थी नहीं रहा, और मैंने तो उस तरह से कुछ पढ़ाई इस तरह और ना भाषा का रहा, हिंदी का या इंग्लिश का। इंजीनियरिंग मैंने की थी, तो मैंने सारी बात को लगातार अध्ययन किया, दूर सारी किताबें छानी, सब कुछ छान छून करके मैंने फिर ये पुस्तक लिखी है। इसमें मैंने बताया है कि सारी कहानी क्या है, कहाँ है सारी दिक्कत। अगर ये सिंधु जल संधि ढंग से हो जाती, हिंदुस्तान को उसका पूरा हिस्सा मिल जाता, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और ये आपका राजस्थान और गुजरात का कच्छ, यहां पर कभी पानी की कोई किल्लत नहीं होती। इतना पानी हमारी इन नदियों में था, लेकिन उसको बेवजह गवा दिया गया और पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। वो सारा मैंने विवरण इस संधि इसमें लिखा है, सिंधु जल संधि में। और ये पुस्तक भी मैं उस पंचायत में आने वाले अपने साथियों को दूंगा, रीप्रिंट हो रहा है। अच्छा रघु यादव जी, मैं आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए लोगों के लिए, पानी की लड़ाई लड़ी आपने, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में आपने बहुत चुनाव लड़े लेकिन लोगों ने आपको पसंद नहीं किया? ये गलत बात है। जितना अहीरवाल के लोग 36 बिरादरी के रघु यादव को पसंद करते हैं, उतना किसी को नहीं करते, चाहे कोई रहा हो चाहे कोई मौजूद हो। मैं जीतने की बात कर रहा हूँ। जीतने की बताते, ये पसंद की बात आपने कही कि पसंद नहीं किया। पसंद तो रघु यादव ही एक पसंद है, ये मुझे पता है, मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा हूं। जो प्यार इस इलाके के लोगों ने मुझे दिया है, जो सहयोग मुझे इस इलाके के लोगों ने दिया है, वो कहीं किसी इलाके में कोई किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता। मैंने इस क्षेत्र को अपना मंदिर माना है, इस क्षेत्र की जनता को अपना जनार्दन माना है, भगवान माना है और भगवान मान के पूजा है। 4-6 बार मैं इस इलाके के लो मथला और श्रीआणी से लेकर सिंघानी से लेकर इधर रावता की ढाणी और बायल तक सभी पूरे क्षेत्र में 6-6 बार मैंने पदयात्रा की है। कोई गांव या ढाणी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां रघु यादव पैदल ना गया हो। अब तो लोग नए पैदा हुए, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन आप पूछ लीजिए, हर गांव में, हर ढाणी में मैं पैदल पहुंचा हूं। और कारों से, वाहनों से जाने की तो बात ही अलग है। लोग की कोई कमी नहीं है, लोग बहुत चाहते हैं, वो आज भी चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि वोट मिलता है पार्टी से, और जिन पार्टियों का हरियाणा में वोटों में हिस्सेदारी है या जिनके वोट पर आप जीत सकते हैं, वो कहते हैं कि चाहे हम किसी को भी बना लें, किसी को भी टिकट दे दें, काले चोर को दे दें या पागल को दे दें या शाणे को दे दें, लेकिन रघु यादव को नहीं देना है। कोई आ जाए अहीरवाल से विधानसभा में, कोई आ जाए अहीरवाल से लोकसभा में, रघु यादव नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति मंत्री की, पेट्रोल पंप की, गैस की एजेंसी की हिस्सेदारी नहीं मांगेगा, ये मांगेगा पानी की और रोजगार की हिस्सेदारी और विकास की हिस्सेदारी। इसलिए जिनको हरियाणा में हुकूमत करनी है, जिनको हरियाणा में सियासत करनी है, उनके लिए रघु यादव मंजूर नहीं है, तो वो टिकट मुझे देते नहीं और देंगे भी नहीं। और जब टिकट नहीं होता है तो फिर लोग वोट नहीं देते। अब क्या हो रहा है, यहां से जो सांसद है वो इसलिए सांसद है कि उनको बीजेपी का टिकट है। अगर बीजेपी की टिकट ना हो तो देख लें क्या होगा। और लेकिन उनकी बेटी कहती है कि हवा तो हमने बनाई है। अब वो तो कहीं, अब कोई भी उनकी बेटी का तो अब क्या कहूं, जिसके घर में दाने उनके कमले भी सियाने,
काय की बेटी, क्या है, कुछ नहीं। लेकिन यह है कि वो कह सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव में भी बीजेपी ना हो तो कोई बात ही नहीं है, कौन देता है उनकी वोट, और आगे कल करके देख लें। ठीक है, मैं उनकी बात छोड़ता हूँ, मैं रघु यादव पे आता हाँ, मुझे टिकट नहीं मिलती, मुझे टिकट कोई देता ही नहीं जो जिनसे वोट मिल सके। तो मैंने कभी काशीराम जी बहुत बढ़िया आदमी थे, मैं तो ये मानता हूं कि मेरे सबसे संपर्क रहे, लेकिन काशीराम जैसे व्यक्ति मैंने नहीं देखा। वो तो वास्तव में मिशनरी आदमी थे, और वो वास्तव में दलित का, पिछड़े का उत्थान चाहते थे, गरीबों का। तो और मुलायम सिंह जी, उनकी पार्टी भी हरियाणा में नहीं थी और नहीं है, ना काशीराम जी की पार्टी हरियाणा में थी ना है। तो उन लोगों से मेरा सामने से उन्होंने संपर्क किया, तो मैंने उनकी टिकट ले ली कि चलो एक पार्टी रहेगी, एक निशान रहेगा, और कुछ ना कुछ अच्छा ही रहेगा, और वो अनुभव मेरे अच्छे रहे। मैं मानता हूं कि काशीराम से मेरा जो मिलना रहा और उनके साथ जो मेरा अनुभव रहा बहुत अच्छा है। अच्छा, और मुलायम सिंह जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव। मेरा अगला सवाल वही होता है, क्योंकि देखिए लोकदल से विधानसभा चुनाव, जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी से लगातार लोकसभा का चुनाव, बहुमत। नहीं, समाजवादी पार्टी से मैंने केवल एक ही बार लड़ा है, बाकी बीएसपी से मैंने तीन बार लड़ा है, 3 बार लड़ा है, और एक बार 2 बार शायद मैंने अपने आप ही लड़ा है। हजका में भी आप रहे, फिर आम आदमी पार्टी में भी आप रहे, चुनाव नहीं लड़ा लेकिन पार्टी में रहे। तो इतने चुनाव रघु यादव को क्या लगता है कि वो क्यों हार गए लगातार? टिकट ना होने की वजह से। जिन पार्टियों से टिकट मिली वो छोटी पार्टी थी। छोटी नहीं, पार्टी नहीं थी यहाँ पे, अहिरवाल में नहीं थी वो। यूपी में तो उनके अलावा कोई है नहीं, जो यहाँ पार्टियां उनकी यूपी में एक भी वोट नहीं है, और यूपी हरियाणा 5 आ जाए उससे भी शायद बड़ा है। अच्छा, 3 नंबर रघु यादव का अनलकी नंबर है या क्या है? लगातार तीसरे स्थान पर रहे। नहीं, ये 3 नंबर ये बताता है कि जिनके पास टिकट है उनको लोग वोट दे रहे हैं पार्टी की वजह से, और ये व्यक्ति है जिसको रघु यादव की वजह से वोट दे रहे हैं। 1,88,000 वोट कम नहीं होती। अब तो वोट लोकसभा में बहुत हो गई है, 13-13, 14-14 लाख। पहले तो 7 लाख वोट होती थी, उस 7 लाख में से हम लोग लेते थे लाख वोट से ऊपर। अच्छा, मैं फिलहाल, क्योंकि विंटर सेशन अभी खत्म हुआ है हरियाणा का जी, और उसमें एक शब्द चला, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक के ग्रीन जैकेट पहन के भूपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जी। तो अनिल विज ने उन पर तंज कसा कि कहीं ये दोबारा ग्रीन ब्रिगेड तो खड़ी नहीं करना चाह रहे हैं। और ये ग्रीन ब्रिगेड शब्द चलता था, आप उस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, तो वो मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये ग्रीन ब्रिगेड क्या है? इसमें तो फिर कभी पूरी बात ही हो जाए। बाकी जो ग्रीन ब्रिगेड से जो आशा है वो ये है कि जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की बात थी, तब गुंडागिर्दी करके उसको लागू होने से रोकने की बात थी। वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू किया था, तो उसके विरुद्ध जो एक आंदोलन चला था वो ग्रीन ब्रिगेड वाली बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और वो बहुत ही दर्दनाक या बहुत ही शर्मनाक हरियाणा में एक रहा, और उसको लोग भूल नहीं पाएंगे। उस समय आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं एक्टिव नहीं, हमने खूब विरोध किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू है, इसके लिए तुलाराम पार्क में जनसभा करने वाले हम ही लोग तो थे अकेले, और कोई नहीं था। शरद और पासवान हमारे दोस्त थे, उनको भी बुलाया था, और हमने तुलाराम पार्क में रैली की थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो इसके लिए। और वो जो गुंडागिर्दी हो रही थी उसका सरेआम विरोध किया था, विरोध ही नहीं किया था, सड़कों पर विरोध किया था उसका। अच्छा, मेरा क्योंकि समय काफी और मंडल जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वो भी मेरे मित्र थे। उनके मधेपुरा में भी उनका प्रचार करने में कैसे में गया था। मेरे को यहाँ से मैं पटना फ्लाइट से पहुंचा, और पटना से उस राम सुंदर दास वहाँ मुख्यमंत्री होते थे, मुझे स्पेशली उन्होंने 8 सीट का और 12 सीट का प्लेन दिया था, जिससे मैं मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा वगैरह सब तरफ गया था। अच्छा, मेरे आखिरी 2 सवाल रहेंगे। पहला सीधा सीधा ये, अगर आप अपने दिल की बात बताना चाहें, क्या इस उम्र में आकर भी रघु यादव आगे चुनाव लड़ना चाहेंगे? उम्र क्या आ गई, क्या उम्र हो गई, वही उम्र है मेरी। मेरे साथ के जो हैं किसी को भी खड़ा कर लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बिल्कुल चुनाव लड़ना नहीं चाहूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लड़ना चाहना क्या होता है, चाहने क्या बात, मैंने कहा ना, लोगों से संपर्क, लोगों से संवाद, लोगों की तकलीफ को समझना और अपनी बात और सुझाव उनसे कहना, ये चुनाव है। लोकसभा या विधानसभा? लोकसभा हुआ तो लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा हुआ तो विधानसभा लड़ेंगे। वैसे मैं लोकसभा ही चाहता हूँ, और लड़ेंगे नहीं तो लड़वाएंगे अपने साथियों को, अपने बेटे को। है किस पार्टी से? पार्टी तो मैं तो चाहता हूँ जो पार्टी मुकाबले में वो मुझे टिकट दे, नहीं देगी तो जो पार्टी दे सकेगी उनसे बात करूंगा,
उनसे वो मुझसे करेंगे, मैं उनसे करूंगा। इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल, क्या रघु यादव ने इस्तीफा देकर कभी गलती की, ऐसा एहसास होता है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। राजीव गांधी ने मेरे से वादा खिलाफी करके बड़ी नालायकी की, गलती की, और 91 में वो चले गए एक दुखद हादसे में, और अब उनके आने वाले भुगत ही रहे उस बात को। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, वरना राजीव गांधी का घर देखो। आज क्या हालत हो रही है। अच्छा, आप चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बलराज कुंडू महेंद्रगढ़ आए तो आप उनके मंच पे थे। अभय चौटाला आपको बुलाते हैं तो आप इनेलो के मंच पे पहुंच जाते हैं। देखो, अभय चौटाला ने मुझे बुलाया था देवीलाल जी की जयंती मनाने के लिए, 25 सितंबर। देवीलाल जी और हमने न्यायुद्ध साथ किया है, और देवीलाल जी का वैसे भी मैं सम्मान करता हूँ, तो उनकी जयंती मने और मुझे बुलाया जाए तो मैं जाता हूँ। और अभय ने ये कहा भी था कि ये हम लोकदल का या INLD का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देवीलाल जी की जयंती मना रहे हैं, और उसमें और भी लोग नॉन पॉलिटिकल आ रहे हैं, जैसे वो कविता आई थी आंध्र प्रदेश से, तो मैं गया था। और आगे भी कभी देवीलाल जी के बारे में होगा तो मैं जाऊंगा। और आपने कहा कुंडू जी का, कुंडू एक बढ़िया आदमी है, मेरे मित्र भी हैं, और वो नांगल चौधरी से पदयात्रा करना चाहते थे अंबाला के लिए आम आदमी के मुद्दों पर। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मुझे गया, और आगे भी कभी कुंडू जी कुछ करेंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। और मैं किसी पार्टी में तो हूं नहीं, कल को कोई और पार्टी भी अगर मुझे बुलाएगी और कहेगी कि भाई आप आइए तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं उनकी नहीं कहूंगा, कहूंगा आप ही की। मैंने वो जो आप जिस रैली की बात कर रहे हैं उसमें भी मैंने पानी की ही बात की है, बिल्कुल क्या जी, रोजगार की ही बात की है। और या तो देवीलाल जी की मैंने उनको नमन किया है, या मैंने पानी और रोजगार की बात की है। मैंने कोई वहाँ इन लोग की या किसी और की बात नहीं की है। अच्छा, अगर मैं अपने दर्शकों के लिए, लोग जानना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से अगर एक जवाब, आपके बेटे सृजन चुनाव लड़ेंगे या रघु यादव चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सृजन तो लड़ना चाहेगा तो खूब लड़ेगा, और सृजन कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं लड़ेगा। सृजन को रघु यादव होता है, कौन रोकने वाला। मैं ये भी नहीं कर रहा तू दोनों लड़ेंगे या कोई एक लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा, सृजन का अगर होगा तो वो भी लड़ेगा, और दोनों साथ भी लड़ सके तो लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। ये सृजन का अपना अलग कैरियर है, वो अपनी अलग सोच रखता है, अलग उसके साथी हैं। मेरे में और सृजन में, या मेरी और सृजन के एक्टिविटी में 30 साल का अंतर है, तो मैं कैसे सृजन को रोक सकता हूँ या लड़ा सकता हूँ। वो खुद लड़ना चाहेगा तो लड़ेगा, खुद नहीं लड़ना चाहेगा तो नहीं लड़ेगा। मैं तो लड़ूंगा, और मैं तो एक्टिव हूँ। अभी मैंने एक किताब लिख दी है जो आ गई है, और 14 जनवरी को दूंगा इसे। और इसके बाद में एक दूसरी पुस्तक भी मैंने शुरू कर दी है, सप्त सिंधु, जो हिमालय से लेकर के और कच्छ तक का जितना भी है, इसका इतिहास और भूगोल और सिंचाई भी आ गई उसमें पूरा। अब मैं उस किताब में काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, और स्वागत है आप लोगों का। आइए। एक बड़ा ऐलान पूर्व विधायक रघु यादव ने कर दिया है कि वो अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे वो पत्ते बाद में खोलेंगे, नहीं, या जो पत्ते नहीं खोलने, पार्टी खोले वो पत्ते, मेरे को क्या खोलने। जो पार्टी चुनाव लड़ाना चाहेगी, लेकिन मैं देखूंगा कौन सी पार्टी, ऐसा नहीं कि किसी से भी लड़ जाएगी। जो संपर्क करेगा तो बेहतर होगा। कोशिश ये है कि निर्दलीय की बजाय किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी से लड़ा जाए। ये तो एक चुनाव के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे संघर्ष के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, संघर्ष के हिसाब से तो यही है कि लड़ूंगा। चुनाव के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई कैसी गोटियां बिठ रही हैं, क्या हिसाब है, अगर बात बनेगी तो उससे चल रही। जलयुद्ध नायक के नाम से मशहूर पूर्व विधायक रघु यादव ने हमसे खास बातचीत की है। रेवाड़ी को जिला बनवाया था, और एक किताब भी इन्होंने भेंट की है, सिंधु संधि का सत्य। पानी की लड़ाई बहुत बड़े लेवल पर लड़ी है, और एक ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने हमसे दी है कि अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो पार्टी उस समय की जो परिस्थितियां होंगी राजनीतिक, उनको देखते हुए जो पार्टी बेहतर लगेगी, जो अप्रोच करेगी, उनसे चुनाव लड़ेंगे। मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह खुले हैं, और रघु यादव की बातचीत की जो पूरी मैंने आपके सामने पेश की है, इस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।